नगर निगम के 6वें बोर्ड में नेता प्रतिपक्ष तो नहीं कह सकते, मंच है नेता प्रतिपक्ष नहीं, पर अंच है नेता प्रतिपक्ष तो आप है ही हैं, और उप महापौर का चुनाव भी आप लड़े। देखिए, आपके शब्दों के जो तालमेल को मैं सही सीक्वेंस में ले आता हूँ। जी चूंकि पार्टी के सिंबल पर महापौर के चुनाव लड़े जाते हैं। जी जीएस टांक साहब भाजपा के महापौर उम्मीदवार थे, जी जिसको सभी इलेक्टेड पार्षदों का मत, उससे हमारा महापौर और उप महापौर डिसाइड होता है। उप महापौर के लिए टिकट नहीं होता है, और महापौर के लिए कोई भी संगठन होता है उसका टिकट होता है जी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो मैं महापौर का चुनाव तत्कालीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी के टिकट पर उदयपुर से कांग्रेस के लिए लड़ा, लेकिन हमारे 20 पार्षद ही चूँकि जीते थे, तो और भाजपा के 44, तो मेजोरिटी के हिसाब से वही महापौर बने और इलेक्टेड कह सकते हैं। जब मैं महापौर नहीं रहा, लेकिन मत सभी हमारे कांग्रेस के पार्षद जो इलेक्टेड थे उनके मिले, इटसेल्फ ही महापौर जो बना, जहाँ जिस संगठन के भाजपा के, तो उनके सामने विपक्ष के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो प्रशासनिक कमेटी हो या कोई भी है, तो उसमें मुझे एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सदैव बुलाया जाता है, और वो उसका दायित्व मैं निभा रहा हूँ। जी, भाजपा वाले तो आपको नेता प्रतिपक्ष मानते ही हैं। 6वां बोर्ड रहा है और अभी भी कार्य में चल रहा है, 6 माह का समय और है। क्या ऐसे 3 कार्य थे जो आपको लगता है कि समय की ज़रूरत के हिसाब से आपने उनका विरोध दर्ज कराया? क्योंकि हर बार आपकी पार्टी और आप लोग भाजपा के ऊपर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हैं। आपने उस तानाशाही के विरोध में क्या ऐसे 3 कार्य करे? देखिए, एक तो शहर में जो हमारा निम्न वर्ग जो कहते हैं, जिसे वेंडर के रूप में नगर निगम द्वारा ही लाइसेंस जारी किए जाते हैं। जी, जैसे हमारे ठेला वाले होते हैं, गुमचे वाले होते हैं, या सब्जी बेचने वाले होते हैं, उनके लाइसेंस जारी होते हैं। जी, 6ठे बोर्ड में अभी भाजपा काबिजे बोर्ड में, लेकिन अव्यवस्थित तरीके से इस शहर में यातायात को बाधित करते हुए और उन लोगों की मानसिकता के परे जाकर उनको अस्त, शायद यहाँ पर लाल पिता सहित जारी हावी है, तो ये पूरा शहर अस्त व्यस्त तरीके से बसावट में आ गया है। सड़कें जो 100 फीट की हैं वो 40 फीट की हो गई, और वेंडर जोन जो हमने विकसित किए वहाँ पर वो काम नहीं हो रहे हैं, और मनचाहा जो भाजपा के, चाहे वो पार्षद हों, चाहे समिति अध्यक्ष हों, चाहे महापौर साहब हों या उप महापौर साहब हों, उनके इशारों पर ही राजस्व विभाग काम करता है। जी, तो कहीं न कहीं लोगों को भ्रमित किया जाता है कि हम ये काम हो रहा है। जैसे यूडी टैक्स के नाम पे आप देखिए, इस शहर में यूडी टैक्स कितने यशोकातों द्वारा नहीं भरा गया है, लेकिन उनको कमियां बहुत हैं, पर हाँ। आपने उसका विरोध किस तरह से दर्ज करा है? कोई 3 ऐसे वाक्य बता सकते हैं जब आपने खुले तौर पर उनका विरोध करा हो पार्टी के साथ? बिल्कुल, एक तो हमारे स्वान की व्यवस्था जो जिससे शहर त्रस्त है, कई मोहल्लों में, कई वार्डों में बहुत सारे, जैसे स्वान यानी कि कुत्ते, लेकिन कुत्ता शब्द थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए स्वान कह सकते हैं, उससे शहर को मुक्ति नहीं मिल रही। और इसका सिर्फ बार बार एक ही कारण बता दिया जाता है कि यहाँ पर हमारे ये सुप्रीम कोर्ट का ये है वो है, जबकि हमने ये बार बार कहा है, जिस तरह से गौशालाएं विकसित की जा रही है, वैसे ही हमारे को ऐसे यार्ड विकसित कर लें जहाँ पर हम श्वान को रख सकें। और शहर में जो इंसिडेंट हो रहे हैं, एक बच्ची को जिस तरह से श्वान उन्होंने, जो बहुत दयनीय स्थिति अभी हुआ है, इससे पहले भी एक सविना या सुंदरवास टाइप में एक स्कूटी फिसल गई और वो बच्ची एक्सीडेंटल डेथ हो गई। ऐसे कई चीज़ हादसे हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, जिस पर इस बोर्ड में रत्ती भर भी कोई भी पेन नहीं लिया।
चाहे उनके ही समिति अध्यक्षों ने उन्होंने हमारे साथ उसमें एकजुटता दिखाते हुए भी काम किया होगा, तो भी इस बोर्ड में ना तो महापौर साहब ने, उप महापौर साहब ने या आदिवासी कमिश्नर जिन्होंने इन पर प्रेशर दिया कि ये काम नहीं करा पा रहे। एक तो ये हो गया। दूसरा, शहर में सफाई व्यवस्था है, डस्टबिन विमुक्त तो कर दिया, लेकिन आज भी आप इस शहर में घूमेंगे तो गाड़ियां जो ले जाती है उनकी व्यवस्थाएं टाइमिंग फिक्स नहीं है इस शहर में। तो जब व्यक्ति उसमें टाइम ही फिक्स नहीं होगा, कभी 8 बजे आ रही, कभी 10 बजे आ रही है, तो वो अपना कचरा घर में तो रख नहीं सकता जी। तो वो सड़क की ऐसे स्टैंड जो पहले हुआ करते थे वहाँ पर कचरों के ढेर, फिर उनमें श्वान और गौ माता उनको अस्त व्यस्त करते हुए शहर को सड़ान और इस तरह से अव्यवस्थित कर रही, जिसके लिए बारंबार हम विपक्ष ने कहा कि या तो आप वहाँ पे पहले वाले कंटेनर डलवा दीजिए, जिससे कम से कम इस तरह की व्यवस्था। तो आज उसी का कारण था कि हमारा 200 से ऊपर पायदान पे हमारा शहर चला गया। तो सफाई का जो मुख्य कारण जो शहर की यह सफाई। तीसरा जो हमने जो यूडी टैक्स का उठाया कि भाई यूडी टैक्स में जो इस शहर में यूडी टैक्स के नाम पर कोई भी आकर चिट्ठी पकड़ा रहा हो भयभीत, और जो आज किसी व्यक्ति के पास में 5 लाख 2 लाख 15 लाख नहीं है, उसके पास अचानक आ जाता है कि आपको 10 लाख रुपए जमा कराने हैं 2000 यहाँ से 10 सालों का। जब आपकी नियमितता ही नहीं है, आप अगर किसी बैंक से लोन लेते हैं और लोन बैंक ने आपसे मांगा ही नहीं 10 साल बाद एक साथ उसने निकाल दिया, तो आप घर बेच के तो देंगे नहीं, फिर आपके उसके प्रतिष्ठान पे ताले लगा देंगे आप। तो इसका हमारा विरोध था कि इसका एक अंदर या तो एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाए कि या तो उसको एक समय दिया जाए, और डायरेक्ट यहाँ तालाबंदी हो रही है। और ऐसे भी हो रहा है कि एक विशेष जगह पर उन दुकानों को बंद कर दिया जाता है, रातों रात परिवारों के रोजी रोटी छीन ली जाती है। तो ये एक तानाशाही रवैया है जिसके खिलाफ हमने पुरजोर उठाया। यहाँ की चूँकि हमारा एक पार्षद जो है लोकेश गौड़ जी है, वो तो अब भाजपा में चले गए, उनके ऊपर भी उनके 1200 फीट के प्लॉट पे भी 4-4 5-5 लाख रुपए के यूडी टैक्स। तो ऐसे शहर में कई जगह अनचाहे रूप में यूडी टैक्स के परवाने आ रहे हैं, लोगों में भय है जो उस भय से उभर नहीं पा रहे। ये 3 तो प्रमुख है, लेकिन ऐसे में 100 कारण गिना सकता हूँ जिसमें। मुझे बात बताइए, आपने 3 कार्य गिना है, सब कुछ मैं सहमत हूँ, पर मुझे एक बात बताइए कि आपने 272 भूखंड पर क्या एक्शन लिया? आप कह रहे हैं कि वेंडर जो है सड़क पर घूमने, फेरी वाले, लारी वाले, सड़क पर बैठने वाले, जिनको लाइसेंस नगर निगम ने दिया, उनके साथ आपने कब मिलकर निगम के खिलाफ बात करी? क्योंकि लाइसेंस निगम ने दिया तो बैठने की जगह भी निगम देगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर ऑलरेडी मंडी एक्सिस्टिंग में है। आप हाथीपोल पे देख लीजिए, मंडी बनी हुई है, पर उसका उपयोग कोई नहीं कर रहा। उसको साफ सुथरा कर वहाँ पर उसके लिए माकूल व्यवस्था की जा सकती है। आज मुखर्जी चौक पर देख लीजिए, सब्जी के ठेले वाले बाहर ही बैठे रहते हैं, अंदर मंडी बनी हुई है, तो फिर उसका उपयोग क्या, औचित्य क्या? आप लोगों ने इसका विरोध कब दर्ज करा है? देखिए मेरी बात सुनिए, विरोध हमने सदन में जो हमारी बैठक में उसमें तो उठाया। हमारे कुछ पार्षदों ने तो इसके लिए मुकदमे तक चयन किए। गौरव प्रताप जो अभी भी राजकार्य मुकदमे में उस वेंडिंग जोन के लिए ही, जो गुमचे वाले उनके लिए आज भी उसी लिए। इसी के साथ प्रशांत जो सुखाड़े से अस्त व्यस्त था, जिसने बहुत परेशान हो गए, तब जाकर उन्होंने उनको व्यवस्थित करने के लिए वहाँ स्टैंड बनाए। चूँकि उनको आज आप सुखाड़े सर्कल पे कोई एक दुकान लेने जाएगा तो उसको कम से कम, या उसको फ्लैट लेने जाएगा उसको 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख से ऊपर देने हैं। लेकिन जो पार्क सुखाड़े जी के ज़माने से जो सुखाड़े सर्कल बना, उसका आप खूबसूरती उस समय के फ़ोटो देखेंगे और आज के उस पार्कों की हालत देखोगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ थैलों को और उनकी चीज़ों को खाली उनको व्यवस्थित करने के लिए पार्कों को नष्ट कर दिया है। उन पार्कों में आपके भी माध्यम से चैनल से बताया गया, कई बार आप देखोगे वहाँ पे 25-50 कुर्सियाँ लगी हुई है, जबकि नॉर्म्स में ऐसा नहीं है। लेकिन ये नॉर्म्स से परे उठकर जब काम होता है तो इसमें कई चीज़ें होती है। देखिए आप, अभी कुछ टाइम मेरे एक साहू परिवार के एक व्यक्ति ने थैला उस बॉम्बे मार्केट में, और बॉम्बे मार्केट वाले किसी ने भी आवाज़ भी नहीं उठाई। बाद में पता पड़ा कि एक हमारे
2 नंबर के पायदान के व्यक्ति जो बड़ी भारी भरकम, उन्होंने वो व्यवस्था उनको करने के लिए किसी कार्यकर्ता को हथा लिया। तो सभी ने 6 बोर्डों ने अपने अपने परिवार, अपने अपनी सिस्टम के हिसाब से, यहाँ पर जहाँ 10 थैले थे आज वहाँ 400 थैले हो गए। तो ये एक व्यवस्था में खलल, और उन लोगों के लिए नियम जो बेचारे वास्तव में नीडी है। 272 पर आपकी चुप्पी क्यों थी? 272 की चुप्पी नहीं थी हमारा, ये 272 पे जितना विपक्ष ने, चूंकि ये मामला पूरा हमारे नॉमिनेट पार्षद अजय पोरवाल जी के माध्यम से चला, इसमें सहयोगी के रूप में हम थे। तो कहते हैं ना कि ज़्यादा नावण होती तो हो जाता है कुछ, हाँ, जो अपने देसी में कहावत है। तब जब एक ही व्यक्ति को एक मिशन दिया जाता है और उस पर वो मॉनिटरिंग करता है और वही सही, तो उस पर कई बार अखबार बाजी हुई, कई बार मीडिया ने उसको प्रोत्साहित किया, सब कुछ किया। लेकिन आप देखिए कि पारस जी से लेकर सभी ने समिति उसके लिए कमेटी को की और उसमें सारे किए, कई जगह बोर्ड लगाए गए और कई जगह हटा दिए गए। इसमें मिलीभगत 6 बोर्डों से चली आ रही थी। लोकेश गौड़ जी जो अभी चले गए, उनकी भी एक दुकान, क्या उनको बचाने के लिए आप लोग चुप थे? नहीं, ऐसा नहीं, ये हमें बाद में पता पड़ा कि उनका जाना कहीं न कहीं कोई न कोई शायद हो सकता है कि कोई न कोई उनके पास इस तरह का ही कोई प्रेशर हो, क्योंकि चूंकि वो 3 बार से, उनकी एक बार पत्नी 2 बार से ही है, तो 15 साल से, पारस जी 20 साल से, तो ऐसे कई लोग हैं जो हैं 15 साल 20 साल से। तो ये एक तरह से ये समझिए कि पूरा वहाँ पर सिस्टम ही ऐसा बिगड़ा हुआ है। सब अपने अपने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए इस शहर को का स्वरूप बिगाड़ चुके हैं, जिस पर आप कह सकते हो कि इस शहर का ढांचा जो बहुत खूबसूरत हुआ करता था, उसमें अव्यवस्थाओं के चलते हुए एक को बचाने के लिए, एक कहते हैं ना कि एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलतियां करनी पड़ती है, तो वैसे काम करते हैं। प्रश्न में आता हूँ कि कल हमने खबर बहुत प्रमुखता से प्रसारित करी कि बीजेपी के अंदर जो अब तक उप महापौर उपसभापति रहे हैं, वे कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक भविष्य तलाशते नजर आ रहे हैं। पर कांग्रेस में जब मैं आता हूँ तो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो यहाँ पर वजीर को बादशाह बनने का मौका मिला, पर वजीर खुद सम्राट नहीं बन पाया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिनेश श्रीमाली उदाहरण है हमारे। सभापति से, प्रमुख सीट से माध्यम से एमएलए की दौड़ में लड़ने वाले रूप कुमार जी खुराना, त्रिलोक जी पूर्विया, ये हमारा उदाहरण है। तो जिसे भी सम्राट बनना है, जिसे आप एमएलए को आप सम्राट की भूमिका में देखना चाह रहे हो, एमएलए तो बन जाए, पर एमएलए के बाद जैसे आप त्रिलोक जी का एग्जांपल लो, हाँ, तो त्रिलोक जी तत्कालीन जो परिस्थिति थी उसमें भाजपा की फूट की वजह से त्रिलोक जी जीते हैं या त्रिलोक जी खुद की मेहनत की वजह से जीते हैं? पहले तो आज इसका स्पष्टीकरण। देखिए, उस समय की स्थितियां ऐसी थी, जब चुनाव लड़े थे उस समय भाजपा में नहीं, वो अपने दम पे, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस समय वार्ड नंबर 19 हुआ करता था, फतेहपुरा से लेके देवाली से लेके ये पूरा एक वार्ड होता था। उस समय टिकट मांगने वाली कांग्रेस चूंकि एक बहुत बड़ी पार्टी थी, तो टिकट मांगने वालों की होड़ा होड़ी थी जी, और अलग अलग लोगों के, विशेष के जो नेता थे, सभी का था। तो उस समय सिंबल को गौण करते हुए, कांग्रेस के सिंबल पे नहीं लड़ते हुए, उस समय हवाई जहाज का, सेव का ये निशान पे चुनाव हमारे लोग पार्षद लड़ रहे हैं। तो कहीं ये नहीं कह सकते हम कि उस समय के चुनाव किस तरह से हुए होंगे, क्योंकि उस चुनाव के संयोजन के रूप में मैं भी उस समय त्रिलोक जी के साथ, क्योंकि वार्ड वही था, उस नंबर के अलग थे, क्योंकि वार्ड तो अब 70 हुए हैं, उससे पहले 55 ऐसे करते हुए बने। तो जब पार्टी का चेहरा जो चुनाव लड़ता है, क्योंकि छोटे चुनाव हमेशा, चाहे वो सरपंच के हों, वार्ड पंच के हों या पार्षद के हों, उसमें चेहरा जनसेवक का है तो पब्लिक उसको प्रमोट करती है। तो 50% तो हमारा उस चेहरा होता है और 50% सिंबल होता है। तो उस समय ना सिंबल था तो चेहरा ही था। त्रिलोक जी तो जो चुनाव लड़े वो तो सिंबल पे लड़े थे ना, हाथ के सिंबल पे चुनाव लड़े होंगे विधायक का।
सर उस समय मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि उस समय सिंबल जो था वो सिंबल नहीं था, हाथ का निशान नहीं था, और हवाई जहाज से और ये निशान था। अच्छा। आपने उस समय की स्ट्रेटजी वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब बहुत सारे दबाव आ गए कि पार्टी को सिंबल किसको दिया जाए, कि जब एक ही वार्ड से 10-10 उम्मीदवार हुए तो सब ने फिर पार्टी का सिंबल देना ही नहीं, आप अपने दम पे, तो उन्होंने उस समय सिंबल गौण करते हुए ये काम किया गया जी। वो पहली बार ही हुआ। अच्छा। तो वो एक उदाहरण है, और यही कारण है कि धरती से जुड़े हुए थे त्रिलोक जी पूर्विया, जो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, महामंत्री के रूप में काम किया, जो अभी महामंत्री मैं हूँ संगठन महामंत्री, और झाड़ू लगाते उन्होंने ऑफिस साफ किए, फिर उन्होंने जनता के बीच में बजाज एमेटी चलाते हुए उनके दुख दर्द को भार्गव जो जयपुर के उस रूप में इसमें किया। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो शहर में सुखाड़े जी के बाद, गिरिजा जी के बाद जीते हैं। जी। तो हमारे पास में गिरिजा जी के बाद में अगर एमएलए इस विधायक मिला तो सिर्फ त्रिलोक पूर्विया जी मिले, बाकी अच्छा, हारे। एक बात बताओ कि त्रिलोक जी के समय जो आप हमेशा से कहते आए हैं कि भाई नगर निगम में गुलाब जी का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है, 5 साल के लिए आपके भी विधायक थे, आपका भी इंटरफेरेंस रहा होगा, तब नगर निगम में क्यों नहीं जीत पाए? नगर धीरे धीरे निगम, कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर होती गई कि इस बार को छोड़ दो तो इससे जो पिछली बार थे तब आपके 3 पार्षद थे। देखिए मैं इसका सीधा सीधा कारण जो होता है, मैंने आपको अभी आपने पहले जो सवाल पूछा उसका पहला मैंने बताया कि चेहरा बहुत बड़ा चीज़ होती है। हमारा जो अगला मिशन है जो अभी बता दूं, उससे आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। चूँकि मैं एक संगठन, कांग्रेस पार्टी का संगठन महामंत्री हूँ, मेरी स्वयं की भी ये इच्छा है कि इस बार का नगर निगम बोर्ड में वे सभी चेहरे जो एमएलए प्रत्याशियों के रूप में लगातार टिकट मांगते आ रहे हैं और बड़े पदों पर कांग्रेस के रहे हैं, वे पार्षद के चुनाव लड़े, क्योंकि वो गुलाब जी ने आज से 20 साल पहले फॉर्मूला एडॉप्ट कर लिया था। लेकिन हमारी पार्टी में ये फॉर्मूला में कोई आया ही नहीं। आप देखिए ना, हमारे यहाँ पर जितने भी नेता प्रतिपक्ष देखेंगे या कोई भी आप चुनाव को उठा के देखेंगे, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं आया त्रिलोक जी के अलावा। त्रिलोक जी भी उस समय महामंत्री, तो ऐसे कोई जो नहीं है कि भाई शेषमल जी पकाने ने पार्षद का चुनाव लड़ लिया, फलाना ने, जो एक वो दौर था रूप जी के, उसके बाद में ऐसा कोई दौर नहीं आया जिसमें बड़े नेताओं के ने छोटे चुनाव लड़े। तो अगर, क्योंकि इन्हें हमारे यहाँ ये बड़ा माइनस पॉइंट है ये सभी, जबकि होता यही है, किरण महेश्वर जी हो, कोई भी हो, तारानंद जैन जी हो, इसकी शुरुआत प्रथम सीढ़ी है, वो एक वार्ड होता है, जनता के बीच में जाना होता है, बोर्ड के निगम में जो बोर्ड में सदन में बोलना होता है, उसी को तो जनता देखती है कि आप क्या कर रहे हो। वो शुरुआत करने में कांग्रेस कहीं कहीं पीछे रही है, और इसके पीछे हो सकता है हमारे नेताओं का भी कारण रहा हो। नेताओं ने अपने को पीछे करके अपने अगुवाओं को आगे किया, लेकिन उनमें भी टिकट उन चेहरों को नहीं दे पाए। लड़ाई के मैंने बताया जिस तरह से कि कांग्रेस में ऐसा हुआ जहाँ टिकट के दावेदार ज़्यादा थे, सिंबल को गौण करते हुए अन्य सिंबल। अब वो स्थितियाँ बदल गई है। कांग्रेस में नवाचार आ चुका है, भाजपा में नवाचार तो आ गया, इसलिए भाजपा यहाँ तक है। अब वो एडॉप्ट हमने भी कर लिया है। जो चेहरा जिताऊ है, जो चेहरा बड़ा है, वो चुनाव बड़ी चीजें एडॉप्ट कर ली। कांग्रेस मंडल भी आपने भाजपा से एडॉप्ट कर लिए, उनका सिस्टम भी आपने एडॉप्ट कर लिया। भाजपा आपसे सीखनी चाहिए थी कि आप भाजपा से सीखने चाहिए? देखिए ऐसे है, क्योंकि 130 साल पुरानी पार्टी है आपकी। पन्ना प्रमुख और पन्ना उप प्रमुख ये जो था, हमारे बूथ प्रतिनिधि, बूथ मतलब भाग, प्रतिनिधि मतलब उस भाग के अंदर के अनुच्छेद, भाग अनुभाग को संभालने वाला। तो भाग अनुभाग तो हमारे क्या है कि बूथ अध्यक्ष और बूथ प्रतिनिधि होता है, और वही भाग वो उनकी लैंग्वेज में बोले तो वो उनका पन्ना और वो हो गया, ठीक है, अरे पन्ना। तो रही बात मंडल की चूंकि हमारे पहले 6 ब्लॉक हुआ, अध्यक्ष हुआ करते थे। एक विधानसभा में 6 ब्लॉक होते थे हमारे जी। उनको धीरे धीरे फिर 3 किया, 3 के बाद अब 2 कर दिए हर विधानसभा में। अच्छा, ब्लॉक अध्यक्ष में आप लोग सिक्का उछाल के फैसला करते हैं क्या? सिक्का उछाल के समझे ही नहीं मैं तो इस बात को।
ब्लॉक अध्यक्ष ये तो लंबे समय से दो ही और मतलब 4 चेहरों के बीच में ही ब्लॉक अध्यक्ष का खेल खेला जा रहा है। ये बात सही कह रहे हैं आप, इसमें तो हम भी आपकी बात से सहमत हैं कि इस बार नए लोगों को मौका भी मिलना चाहिए, जो लगातार चल रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए जी। चूँकि ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष जो प्रत्याशी था, जो विधायक का चुनाव लड़ा, विधायक और विधायक प्रत्याशी, उनकी अनुशंसा और योग्यता का उनका लाइसेंस, मतलब उनकी रिकमेंडेशन उस पर बनाए गए थे। तो तत्कालीन प्रत्याशी के रूप में हमारी आदरणीय गिरिजा जी व्यास थी, तो कहीं न कहीं उन्होंने सोच कर वापस उनको प्रमोट किया हो। जी। तो मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की अनुशंसा उस समय उनके ही उस पर हुई, और अध्यक्ष की प्रदेश ने, सारे नेताओं ने और योग्यता को देखते हुए, बैकग्राउंड देखते हुए, जनसेवा को देखते हुए बनाया है। तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ सभी को लेकर उनकी अनुशंसा ली जाती है, वहाँ पर योग्यता का चुनाव, अच्छा चुना व्यक्ति चुना जा सकता है। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति का दायरा सोच लिमिटेड हो सकती है, लेकिन जब उसमें बहुत सारे व्यक्ति मिल जाते हैं तो उसकी जैसे बड़े ज़्यादा लकड़ियों को बड़ी तिनकियों जोड़ दिया जाता है तो टूटता नहीं। तो हर समय शक्ति और ताकत का जो वो तभी जब ज़्यादा लोगों का जुड़ाव होगा तो ताकत बढ़ेगी। चलिए, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि शक्ति और ताकत जोड़ेगी तो बढ़ेगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी शक्ति के साथ बाजार में उतरें। 130 साल पुरानी पार्टी के संगठन महामंत्री हैं जिला मुख्यालय के। जी। कितना अफसोस होता है मन में और कितनी शर्म आती है जब एक पार्टी का कार्यालय यहाँ पर नहीं होता है और उसी शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 मंजिली इमारत है। ये बड़ी दयनीय स्थिति है, जहाँ एक और विपक्ष या दूसरे संगठन के 2-2, 3-3 कार्यालय हैं, वहीं इतनी पुरानी पार्टी जिसने यहाँ पर कद्दावार देश के नेता दिए, मुख्यमंत्री दिए, उस जगह हम मुख्यालय में होते हुए अपना ऑफिस नहीं निर्मित कर पाए। वर्षों बाद 2016 में जो ज़मीन हमें मिली, जो पटेल सर्कल पर है, सिटी के ग्रामीण अंचल में है, वो विधानसभा वहाँ ग्रामीण लगती है, वहाँ पे उसका भी हम कब्जा लेकर उस पर नहीं बना पाए। हाल ही में हमने जब फतेह सिंह जी अध्यक्ष बने और राजस्थान सरकार से हमने एक अच्छी ज़मीन ली है, और उम्मीद करता हूँ कि 24 महीने में हम वहाँ पर अपना ऑफिस सभी के कांग्रेस जन के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से निर्माण कर लेंगे, और इतिहास के पन्नों पर यह अमिट छाप छूटेगी कि नेताओं ने नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऑफिस बना दिया है। चल, तो बड़ी दिलचस्प बात करी आपने। अंतिम सवाल आपसे, कागजी तौर पर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष आप नहीं जी, सिर्फ आपकी सीनियरिटी के हिसाब से, और आप महापौर का चुनाव भी लड़े और सारे पार्षदों ने आपको वोट करा था, उस हिसाब से बीजेपी वाले भी ये मानते हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष जी हैं, इसलिए वो आपको बोर्ड की मीटिंग में बुलाते हैं। जी। क्या वजह रही कि पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, और ये जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है? देखिए, जनता किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनती है तो उसे जनसेवा के लिए चुनती है, और पार्टी जैसे नेता चुनती है वो पार्टी में पार्टी के विशेष नेताओं की चाह पर काम होता है। अरुण टाक वो नाम है जिसने 88 से लेकर अभी तक 36 वर्षों में एक बूथ प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए, प्रदेश में कार्य करते हुए संगठन का काम किया है। युवा कांग्रेस हो, तमाम संगठन में, मंडल में हो, ब्लॉक में हो। लेकिन मेरे पीछे स्वतंत्रता सेनानी मेरे दादाजी के अलावा कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जहां मेरा कोई एमएलए हो या मंत्री रहा हो या सांसद रहा हो। तो उन बातों का या उस बैकबोन पर जो सपोर्ट होता है उसका आभास तो मुझे होता ही है
कि मेरी आपके योग्यता, पास तो मेरी बड़ा नाम सीनियरिटी। नहीं था, हाँ, पर आपकी वजह से बड़े नाम वाले भी तो नहीं बन पाए। ये मैं अशोक जी गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, डोटासरा साहब और तमाम वो बड़े नेता, उनकी संजीदगी, उनकी पूरा जो देखने का नज़रिया, उनके लिए मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया, मैं नहीं बना, लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति अगर बन जाता तो पार्टी में एक होड़ हो जाती कि जैसे अभी भजनलाल सरकार में हो रहा है। सीनियरिटी के कोई भी व्यक्ति जो है बहुत कम, मात्र 5% लोग ही कैबिनेट में या उसमें हैं, बाकी ने मना कर दिया कि हम इनके अंडर प्रेशर काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा हो जाता कि लोकेश जी गौड़ को नेता प्रतिपक्ष पहले ही दिन ना बनाना, जी, क्या यह वजह रही लोकेश जी गौड़ के जाने की? देखिए लोकेश जी गौड़ हमारी संगठन में कोई सीनियरिटी नहीं रखते जी। क्यों? उन्होंने जिंदगी में संगठन के किसी भी, आप तो काफ़ी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपने पार्टी के कौन से मंच पर पिछले विगत 20 सालों में भी अगर लोकेश जी गौड़ को देहात के अलावा शहर के किसी मुख्यालय के किसी कार्यक्रम में देखा हो, या इतने कार्यक्रम 200, 300, 400 कार्यक्रम सरकार के अंदर रहे हों, हुए हैं, उसमें किसी मंच पर देखा हो या उनकी कोई सुना हो? ना उन्होंने कभी किसी डीसीसी में काम किया। संगठन का व्यक्ति संगठन में काम करते हुए ही सीनियर कहलाता है, ना कि पद में वो जन सरपंच है, कोई 30 साल से सरपंच है तो जिला प्रमुख थोड़ी बना दिया जाता है जी। लेकिन संगठन में काम करने वाला व्यक्ति को तो आगे प्रमोट किया जाता है। संगठन महामंत्री थे तो भजनलाल जी बन गए जी। अगर वो कहीं दूसरी जगह काम कर रहे होते, छोटी जगह पे ऐसे यूं कहते मैं वार्ड पंच ये मैं बन गया, ऐसा नहीं होता है जी। ऐसा तो यदा कदा ही संगठन होता में है। काम करने का तजुर्बा होगा तभी आपको पार्टी की नजर में आप आएंगे। हाँ, संगठन में काम करने का, किसी भी अगर पिताजी ने पेड़ी दे रखी है और पेड़ी पे काम कर रहा है तभी तो दुकान संभाल पाएगा। चाहे अनचाहे रूप में आपने ये स्पष्ट कर दिया कि हो सकता है कि हम अगले विधायक जी के साथ बैठे हों, विधायक प्रत्यक्ष जी का। देखिए भविष्य जो है वो कार्य योजना पे टिका हुआ है, नेकी कर और डाल कोई, और ईश्वर के वहाँ पर देर है अंधेर नहीं है। तो कार्य करने वाले का धीरे धीरे, मैं तो उस गति से चल रहा हूँ धीरे धीरे कछुआ सा, मेरे को दौड़ नहीं चाहिए, तो 36 साल से धीरे धीरे चल रहा हूँ। अगर त्रिलोक पूर्विया जी, दिनेश जी श्रीमाली, जो अगर एक यूथ कांग्रेस जिनको मेरे रहते मैं यहाँ प्रभारी था राजस्थान सेक्रेटरी एक बार मिथ्या अगर ये उनको तोड़ी भी तो थी, त्रिलोक जी भी तो ओबीसी से आते हैं जी, उन्होंने भी तो ये मिथ्या तोड़ी थी कि हर बार ब्राह्मण और जैन पर ही दाव क्यों? जी 52% दाव खेला जी, और ओबीसी जीत कर आए वो। हालांकि वो उनके 5 साल के कार्यकाल में हमें तो ऐसी कोई चीज याद नहीं कि उन्होंने ऐसी कोई स्वर्णिम कार्य करा हो जिसकी वजह जनता वापस उन्हें चुने। नहीं, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया जो आपने कभी नजरअंदाज नहीं करने योग्य नहीं है। जिलों के संरक्षण के लिए उन्होंने सबसे पहले मुहिम चलाने वाला व्यक्ति रहा है। वो जलकुंभी मुक्त, सीवरेज मुक्त करने की उस समय उन्होंने जो मुहिम चलाई वो आज भी लोगों के अंदर है। उसके बाद ऐसा कोई नेता नहीं है जिन्होंने झीलों के बारे में सोचा। झील की नगरी में आपका स्वागत है। एक बात पूछता हूँ, एक अंतिम बात पूछ के अपनी बात को समाप्त करूंगा जी। आपने दीवार को धक्का दिया, सुबह से शाम दिया जी, वो दीवार वहां से हिली नहीं, तो प्रयास किसी काम का है? वो किसी क्या जिले संरक्षण के लिए उन्होंने जो बात करी थी, क्या जिले संरक्षित हो गए? क्या हम आज भी वो लड़ाई नहीं लड़ रहे? बिल्कुल। देखिए तो प्रयास तो वो सफल कहलाएगा ना जिसमें कोई नतीजा मिला। आज भी सीवरेज के पानी के लिए रोज तेज शंकर जी पालीवाल, वे मेहता जी रोज ज्ञापन देते हैं, रोज सीवरेज का पानी जिलों में जा रहा है। इस शहर में सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले कई वर्षों से यहाँ विधायक और यूँ कह दिए सर्वे सर्वा एक व्यक्ति भाजपा के जो रहे हैं, जो महामहिम के रूप में है, लेकिन झीलों के संरक्षण को लेकर, झीलों के दायरे को लेकर, झीलों पर या पर्यटन पे कार्य करने को लेकर उन्होंने रत्ती पर काम नहीं किया। चाहे वह नगर निगम बोर्ड हो, चाहे हमारा प्रथम नागरिक हमारा विधायक हो जी। आज पिछोला का डायमीटर आप देख लीजिए, सिकुड़ के आज 1.5-2 किलोमीटर पे आके खड़ा हो गया। आसपास उनके मुटाम लगे हुए हैं नदी के वहाँ और झील के,
उनके अंदर लोगों की बसावट हो गई, रोडें बन गई, वो सारी। और कई बार मैं यूँ कह सकता हूँ, मैं वो खुशनसीब जो मैंने अपने सरकार के खिलाफ जाकर भी पहाड़ों के कटे को, तेज शंकर जी पालीवाल और सब गणमान्य लोगों ने पानी के संरक्षण की बात की, लेकिन मैंने पर्यावरण के संरक्षण की भी बात की, चाहे वो पहाड़ों के कटाव को लेकर, नदी के बहाव को लेकर, बांध के संरक्षण को लेकर, झीलों के संरक्षण को लेकर, और पेड़ों की रक्षा करने के और जीव जंतुओं के लिए। तो ये सारा एक प्राकृतिक संतुलन है जो आने वाले समय में बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनाएगा, यही बीमारियों का कारण बनेगा, यही लोगों के लिए स्वास्थ्य को अच्छा रखने का कारण भी बनेगा। अगर इनको संरक्षित कर लेंगे तो हम हमारा पुराना उदयपुर पा लेंगे। और अगर हम इसको नहीं कर पाए और सभी इसी तरह होड़ा होड़ी में कि मुझे ये बनना है वो बनना है, जो एक्चुअल जो ज़मीन पर काम करने का है, छोटी समस्याएं नहीं है ये, छोटी समस्याएं जो ये फुंसी ये एक दिन कैंसर बनती है, और वो शुरुआत हो चुकी है इस उदयपुर में। इसलिए हाई कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि ने कभी आपको देखा कोई स्टेटमेंट देते हुए? मेरे स्टेटमेंट तो आपने भी देखे होंगे हजारों, मेरे कम से कम 100 से ऊपर पत्रांक एनजीटी को लेकर, महामहिम को लेकर, सरकार के खिलाफ को लेकर, इन यूआईटी नगर निगम के कार्य को लेकर हैं, और वो तो मेल पर भी हैं, जिसे देखा जा सकता है। मेरे इसमें वास्तविकता से कोई परे नहीं थे। शंकर जी ने हो, चाहे कोठारी जी ने, जो भी हैं, जो भी पर्यावरण प्रेमी, उन्होंने भी मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने भी मेरी बात सुनी, हम भी मिले हैं सब। तो मेरे कहने का मतलब है, उदयपुर में वास्तविकता, अगर उदयपुर को पाना है और उदयपुर में जनसेवा करनी है, तो हमें वो पुराना उदयपुर की ओर जाना होगा। हमारे इस उदयपुर का यह नहीं हो जाए हाल जो बॉम्बे का या दूसरे शिमला का या ऐसे गोवा का हो गया। हमें वो पुराना उदयपुर जहाँ पर जो 96 के पहले 28 डिग्री टेम्परेचर रहता था, झीलें चौड़ी थी और खुलापन था, ये जो पहाड़ इतने हरियाली हरे भरे होता थे, पानी का जो ग्राउंड लेवल था वो ऊपर हुआ करता था, तापमान कम हुआ करता था, हज़ारों साइबेरियन या दूसरे कंट्री से पक्षी यहाँ आते थे, वो सा, और पर्यटकों में वो जो खिलखिलाहट थी, जो खूबसूरत थी, वो हमारा जो पाश्चात्य से दूर था, वो उदयपुर चाहिए इस उदयपुर को। आने वाला समय उसी उदयपुर का है। तो इन्होंने ये भी स्पष्ट करा कि अब की बार 70 वार्डों में चुनाव जीतना इनकी प्राथमिकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हर बार भाजपा जो 6 वोट से जीतती आ रही है, इस बार कांग्रेस उन्हें कैसी चुनौती दे पाएगी। क्या उनके इरादे पस्त होंगे या कांग्रेस अपने आप में जिस तरह से हर बार मदमस्त रहती है उसी स्थिति में कांग्रेस रहेगी। तब तक के लिए इजाजत देता हूं, धन्यवाद। अब तक के जितने नेता प्रतिपक्ष रहे नगर परिषद और नगर निगम में, उनसे मुलाकात आपकी कराई, उनसे बातचीत आपकी करवाई, पर कल भी हमने बताया था कि प्यादा वजीर बनता है, वजीर बादशाह नहीं। पर आज की स्थिति के अंदर, आज की जो खबर है उसके अंदर हमने बताना चाहा कि प्यादा वजीर भी बना, वजीर को बादशाहत भी मिली, पर बादशाह सम्राट नहीं बन पाया। अभी आपको तय करना है। खबर पूरी देखी आपने तो आप ही नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको खबर कैसी लगी, और अब तक जिन्हें मौका मिला क्या वे मौका भुना पाए। क्या कांग्रेस की कमजोरी यही रही कि उन्हें मौके तो मिले पर वे मौक़ों को नहीं भुना पाए, जनता के बीच में अपनी बात नहीं रख पाए। बहुत से नेता प्रतिपक्षों ने इस बात को एक्सेप्ट भी करा, उन्होंने इस बात को माना भी सही कि कांग्रेस की स्थिति कहाँ खराब है, उसे दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस का क्या प्रयास है ये तो कांग्रेस जन ही जाने। पर हमने आपको दिखाने का पूरा प्रयास करा, पूरी रिपोर्ट आपको दिखानी चाहिए। विथ योर फ्रेंड मयूर अलबेला, कैमरामैन विनय श्रीमाली के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट उदयपुर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।